पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये बदलाव आने वाले दशक के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर चुके हैं। चलिए इन स्लाइड्स के जरिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। और देखिए, मॉर्गन स्टैनले की एक रिपोर्ट भी अपनी बात यहीं से शुरू करती है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ये वो उम्मीद है जो पिछले एक दशक में हुए सुधारों पर टिकी है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। आज से 10 साल पहले की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल संकट के बाद देश की आर्थिक रफ्तार काफी धीमी पड़ गई थी और हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम एक बहुत बड़े दबाव में था। इस सारी मुश्किल की जड़ में थे कुछ बड़े बड़े कॉरपोरेट प्रोजेक्ट्स जो फेल हो गए। इसने बैड लोन्स यानी डूबे हुए कर्ज का एक ऐसा चक्कर शुरू किया जिसका बोझ हमारी अर्थव्यवस्था पर सालों तक बना रहा। नतीजा, नए निवेश के रास्ते लगभग बंद हो गए। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक नई आर्थिक नींव रखने का काम शुरू हुआ। ये कोई छोटे मोटे रिपेयर वर्क नहीं थे, बल्कि देश के पूरे आर्थिक ढांचे को जड़ से बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। ये पूरा बदलाव 3 मेन पिलर्स यानी 3 स्तंभों पर खड़ा किया गया: डिजिटल, फाइनेंशियल और पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या था और इन्होंने क्या बदला। इस बदलाव की बुनियाद बना आधार, यानी देश के लगभग हर नागरिक के लिए एक बायोमेट्रिक पहचान। आज देखिए, 1.3 अरब लोगों के पास आधार है और इसने सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाने का तरीका ही बदल कर रख दिया। और इसी डिजिटल नींव का कमाल देखिए, 2016 में यूपीआई के आने के बाद तो जैसे डिजिटल पेमेंट्स में एक क्रांति ही आ गई। कुछ ही सालों में भारत, जो एक कैश पर चलने वाली इकोनॉमी थी, आज दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट इकोनॉमीज में से एक बन गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बड़ा फायदा यह हुआ कि देश के करोड़ों लोगों के लिए बैंक के दरवाजे खुल गए। आधार की वजह से बैंक खाता खोलना एकदम आसान और सस्ता हो गया, जिससे लगभग 50 करोड़ नए लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाए। अच्छा, अब डिजिटल और फाइनेंशियल सुधारों को सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी लेवल पर भी बड़े बदलाव किए गए। जीएसटी ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाया, कॉर्पोरेट टैक्स घटाने से कंपनियों को फायदा हुआ और नए दिवालियापन कानून ने डूबे हुए कर्ज की समस्या से निपटने का एक तरीका दिया। तो इन सारे सुधारों का जमीन पर असर क्या हुआ? क्या हमारा फाइनेंशियल सिस्टम सच में मजबूत बना है? इसकी पुष्टि के लिए चलिए देखते हैं कि भारत का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई क्या कहता है। आरबीआई की जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, वो साफ साफ कहती है कि दुनिया भर की चुनौतियों के बावजूद भारत का फाइनेंशियल सिस्टम काफी मजबूत और लचीला बना हुआ है। मतलब बैंकों की हालत पहले से कहीं बेहतर है। उनके पास किसी भी संकट से निपटने के लिए जरूरी पैसा है और सबसे जरूरी बात, डूबे हुए कर्ज यानी बैड लोन्स अब कई दशकों में सबसे कम हैं। ये सारे संकेत एक बहुत ही मजबूत आर्थिक नींव की तरफ इशारा करते हैं। तो अब जब नींव इतनी मजबूत बन गई है, तो सवाल यह है कि भविष्य में इस पर कितनी ऊंची इमारत खड़ी हो सकती है। आइए अगले 10 साल के लिए जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। और यहीं पर मॉर्गन स्टैनली एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करता है। उसका मानना है कि आज का भारत कई मायनों में 1980 के दशक के अमेरिका जैसा दिखता है, एक ऐसी इकोनॉमी जो घरेलू खपत और प्राइवेट सेक्टर की ताकत से आगे बढ़ रही थी। पहले ये देखते हैं कि हम आज कहां खड़े हैं। 2022 में भारत की जीडीपी लगभग $3.5 ट्रिलियन थी और अनुमान यह है कि अगले एक दशक में यह आंकड़ा दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर $8 ट्रिलियन को पार कर सकता है। ये उस जबरदस्त ग्रोथ की तरफ इशारा है जिसकी उम्मीद की जा रही है। अब इस आर्थिक ग्रोथ का सीधा असर आम लोगों की आय पर पड़ेगा। अंदाजा यह है कि 2031 तक भारत के लगभग आधे परिवार मिडिल या अपर इनकम ग्रुप में आ जाएंगे। ये देश में चीजों की खरीदारी और डिमांड के पूरे तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन देखिए, जहां इतना बड़ा मौका होता है, वहां थोड़ा रिस्क तो होता ही है। फाइनेंशियल मार्केट्स का एक बेसिक नेचर होता है, उतार चढ़ाव, और इस अस्थिरता को समझना बहुत जरूरी है। तो ये अस्थिरता, या जिसे वोलेटिलिटी कहते हैं, आखिर है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये बाजार का एक स्वाभाविक मिजाज है। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही बाजार में भी तेजी और मंदी के दौर आते जाते रहते हैं। अब ये जो आप एक कॉम्प्लेक्स सा चार्ट देख रहे हैं ना, ये बस ये दिखाने के लिए है कि एक्सपर्ट्स बाजार के इसी उतार चढ़ाव को समझने के लिए कितना गहरा एनालिसिस करते हैं। ये उतार चढ़ाव कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि मार्केट का एक नॉर्मल हिस्सा है।
तो इन सारी बातों को समेटते हुए हम वापस उसी शुरुआती सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी। पिछले एक दशक में एक बहुत मजबूत जमीन तैयार की गई है। डिजिटल क्रांति से लेकर पॉलिसी रिफॉर्म्स तक एक नया मंच सज चुका है। तो असली सवाल अब यह है, क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर वाकई ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए तैयार है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।